जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अक्षय झा पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो यूनिफिकेशन वाला पार्ट था, उसमें हमने पीछे जर्मनी के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जर्मनी के बाद इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे पीछे आपको कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको जो भी बताऊंगा उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि एक देश के अलग अलग पार्ट को, जहां की अलग अलग देश वाले कब्जा कर रखे होते हैं, उन सबको मिलाकर एक बनाना। मैं आपको बताता चलूं कि 1850s के आसपास इटली भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ था वाले। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रिया का हब्सबर्ग अंपायर, नॉर्थ इटली का जो पोर्शन था वहां पे उनका राज हुआ करता था। और इसके साथ साथ बाकी का जो इटली था वहां पर बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टीज रूल किया करते थे। अगर हम लोग बात करें कि इटली के अपने रूल का, तो इटली का एक पार्ट था सार्डिनिया पिडमाउंट, वहां पे बस इटली का अपना रूल हुआ करता था। उसके अलावा जो पूरा इटली था वो 7 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड था। उन 7 मेजर पार्ट्स को यहां पर कुछ जो उसके इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उसको मैंने यहां पे, आप लोग सामने देख सकते हो बोर्ड पे, मैंने अलग अलग पार्ट्स में दिखाया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, नॉर्थ साइड में जो इटली है वहां पे ऑस्ट्रिया का हब्सबर्ग अंपायर, उसका रूल हुआ करता था। साउथ में आप देखो तो साउथ में स्पेन का बोर्बन डायनेस्टी, साउथ का जो क्षेत्र है जिसको कहा जाता है किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, वहां पे स्पेन का बोर्बन डायनेस्टी रूल किया करता था। आप अगर सेंट्रल की बात करोगे, पेपल स्टेट, वहां पे पोप का राज हुआ करता था। और आप उसके बगल में देखोगे इस साइड तो सार्डिनिया पिडमाउंट, कौन सा? सार्डिनिया पिडमाउंट, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इटली का अपना राज हुआ करता था। तो 1831 और 1848 में दोनों टाइम पे इटली की जो जनता थी उसके अंदर एक भावना जगी कि भाई क्षेत्र हमारा, जमीन हमारा, किसी और का रूल क्यों, हम इसको यूनिफाइड करेंगे। अच्छी बात है। 2 अटेम्प्ट उन्होंने लिया 1831 और 1848 में। अनफॉर्चुनेटली वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए। ऐसे में जो इटली का जो अपना क्षेत्र था सार्डिनिया पिडमाउंट, अपना क्षेत्र तो उनको पूरा था लेकिन उनका जो अपना रूल हुआ करता था सार्डिनिया पिडमाउंट, उस समय पर वहां के जो किंग थे वो हुआ करते थे विक्टर इमेनुअल। विक्टर इमेनुअल टू ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब हम इटली को यूनिफाइड करेंगे। और यूनिफाइड इटली जो है वो यूरोप में डोमिनेट कर सकता है, पॉलिटिकली डोमिनेट भी कर सकता है, और साथ ही साथ वहां पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटी है भी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक फिक्स टेरिटरी रहेगी, वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ का संभावना ज्यादा हो सकता है, और किसी दूसरे कंट्री पर या यूरोप में जो डोमिनेशन है उसमें भी हेल्प मिलेगी। एक्चुअली मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो इटली का जो यूनिफिकेशन है ना, उसका सबसे बड़े नायक थे ग्यूसेपी मजीनी। क्योंकि ये जो यूनिफिकेशन की जो आग होती है ना, आग सबसे पहले ग्यूसेपी मजीनी ने इटली में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में जलाया था। 1830s के आसपास ग्यूसेपी मजीनी ने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, यंग इटली और यंग यूरोप। उसके द्वारा यंग इटली जो उन्होंने बनाया था उसके द्वारा वो पूरे यूरोप में डिसइमिशंस कर रहे थे, यानी प्रचार कर रहे थे कि इटली को यूनिफाइड किया जाए। और उसी का कारण था कि इटली के लोग 1831 और 1848 में 2 बार अटेम्प्ट कर चुके थे। ये अलग की बात है कि वो लोग अनसक्सेस हो गए, लेकिन सबसे पहली चिंगारी यूनिफिकेशन की ग्यूसेपी मजीनी ने जला था। उसके बाद 1848 के बाद विक्टर इमेनुअल टू, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब हम इटली को यूनिफाइड करेंगे। और ऐसा करने के लिए उन्होंने सहारा लिया अपने यहां के मिनिस्टर काव्यूर का। काव्यूर कौन था? अच्छा, काव्यूर के बारे में आपको मैं कुछ चीजें बता दूं। काव्यूर एक ऐसा इंसान था जो कि ना ही डेमोक्रेट्स था और ना ही रिवॉल्यूशनरी था। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था।
कि हर कोई वोट डाले, रिवॉल्यूशन हो, राजा हट जाए। तो वो रिवॉल्यूशनरी नहीं था, उसको कोई मतलब नहीं था राजा है कौन है नहीं है, किसी को किसको वोटिंग राइट्स मिला नहीं मिला। इसको कहा जाता है नेदर डेमोक्रेटिक नॉर रेवोल्यूशनरी। वो नहीं था, इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। वो बस एक मिनिस्टर था और एक बहुत ही तेज दिमाग का सातिर आदमी था। वो एक बहुत अच्छा डिप्लोमेट था। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी विक्टर इनेमुअल ने अपने मिनिस्टर काव्यूर को दे दी। काव्यूर ने क्या किया, सबसे पहले उसने डिसाइड किया कि हमारा जो नदर्न पार्ट है, जहां पर ऑस्ट्रिया का हब्सबर्ग अंपायर ने कब्जा कर रखा है, हम उसको छुड़ाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इटली उस समय कमजोर हुआ करता था। उसने क्या करा, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश कर लिया फ्रांस के साथ। अच्छा सर, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होता है? डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब होता है गुप्त संधि, किसी को पता ना चले, कानो कान खबर ना हो। तो गुप्त संधि कर लिया और फ्रांस को मिला लिया। और फ्रांस को मिला करके सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया को हराया, और जो नदर्न इटली का जो पार्ट था उसको इटली में मिला लिया। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, ये जो फ्रांस था ना, ये फ्रांस के लोग ना यहाँ सेंट्रल पार्ट में जो पेपल स्टेट है जहां पोप रूल किया करते थे, उनको भी सपोर्ट करता था। काउंट काफी तो डिप्लोमेट था, बहुत तेज था। इसके बारे में कहा जाता था कि वो फ्रेंच बहुत अच्छा बोलता था, उतना अच्छा तो वो इटालियन भी नहीं बोल पाता था। मिनिस्टर था इटली में, बोलता था फ्रेंच बहुत अच्छा, इसलिए तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना पाया था फ्रांस के साथ। तो इसने सबसे पहले नदर्न इटली को आजाद करवा लिया। उसके बाद अब इसका ध्यान गया जो साउथ का जो सदर्न पार्ट ऑफ इटली है, जहां पे बॉर्बन डायनेस्टी हुआ करते थे, उसको आजाद करवाना था। सदर्न इटली में एक पीजेंट्स के बीच में एक जन नेता हुआ करता था, मास लीडर, जिसका नाम था ग्यूसिपी गैरिबाल्डी। उसने एक पार्टी बनाई थी सर, नाम था पार्टी का रेड शर्ट। अच्छा, रेड शर्ट, हाँ हाँ रेड शर्ट सही सोच रहे हो। उस पार्टी के जो लोग थे ना, वो रेड शर्ट पहना करते थे। तो रेड शर्ट वाली उनकी पार्टी थी, पीजेंट्स के बीच में उनका बहुत अच्छा एक उनका अपना एक नाम था। उन्होंने इस लड़ाई को ज्वाइन किया। 1859 में काउंट काव्यो ने ऑस्ट्रिया को हराया था। नेक्स्ट ईयर 1860 में ग्यूसिपी गैरिबाल्डी ने उस लड़ाई को, जिसको उस फ्रे को ज्वाइन किया, और उसके बाद उसके हेल्प से, गैरिबाल्डी के हेल्प से, काउंट काव्यूर ने यहां से बॉर्बन डायनेस्टी जो स्पेन का था उससे भी लड़ाई करके उसे भी भगा दिया। और इस तरीके से इटली, जो कि सबसे पहले उनके खुद का राज था, सार्डिनिया पिडमाउंट, उसके साथ नदर्न इटली को मिला लिया हब्सबर्ग अंपायर को भगा के। फिर ग्यूसिपी गैरिबाल्डी का हेल्प लिया ना, और सदर्न इटली को भी मिला लिया। अब कौन सा पार्ट बच गया? हाँ मैं जानता हूं क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि सेंट्रल इटली का क्या हुआ, जहां पे पोप रूल करते थे, है ना, पेपल स्टेट वाला पार्ट। अगर आपको ध्यान हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उनको प्रोटेक्शंस देते थे फ्रांस वाले, तो फ्रांस वाले उनको प्रोटेक्शन देते थे। प्रोटेक्शन देना बंद कर दिया। इन्होंने देखा कि ऑलरेडी नॉर्थ, जहां पे ऑस्ट्रिया जैसा कंट्री, और यहां पे साउथ स्पेन जैसा कंट्री, उन दोनों को लड़ाई में हरा दिया। भैया हमारा क्या होगा? इन्होंने खुद ही उस रीजन को छोड़ दिया। और इस तरीके से 1860 के बाद 1861 में विक्टर इनेमुअल टू ने प्रोक्लेम्ड कर दिया कि इटली, जो बहुत सारे एरिया में फ्रेगमेंटेड था, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, वो अब यूनिफाइड हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन एक बहुत ही अहम बात बताओ, ऐसा था कि जब किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो साउथ का था, उस एरिया को जब लोग आजाद करवाने जा रहे थे, बॉर्बन डायनेस्टी वाले से लड़ाई करने जा रहे थे, तो पीजेंट्स मास जो चल रही थी, प्रोसेशन की तरह चल रही थी, वहां पे एक नारा लग रहा था इटेलिया करके। इटली का एक वर्ड है इटेलिया। अच्छा, उस समय पे ना इलिटरेसी इतनी ज्यादा थी यूरोप में, इतनी ज्यादा थी कि लोग सही से समझ नहीं पा रहे थे। इटेलिया इटेलिया सुन रहे थे ला तालिया, और उनको ऐसा लग रहा था कि ला तालिया जो है ना, वो विक्टर इनेमुअल टू की वाइफ है, एंड समवन मेड प्रिजनर्स टू हर। कोई शायद उसको कैद करके रखा है, हम लोग उसको छुड़ाने जा रहे हैं। तो ये इलिटरेसी के लेवल को वहां पे बताता है। आई होप कि आप लोग को एकदम अच्छे से ये जो पोर्शन है समझ आया होगा।
ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मैं आप लोगों के लिए अगला जो केस है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, और आगे बाल्कन वाला जो है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जहां मैं बुक के लैंग्वेज को भी कैच करूंगा और अपना लैंग्वेज भी मिलाऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।